हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी क्लास में हम बात कर रहे हैं इमारती काष्ठ के स्रोत पादपों की, और जिसमें हमने आज यहाँ पादप लिया है सागवान, जिसको हम टीक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सागवान है वो बहुत ही बेहद किस्म की इमारती काष्ठ के लिए जाना जाता है। तो हम यहाँ सबसे पहले सागवान का अध्ययन कर रहे हैं, और हम टीक या सागवान के इम्पोर्टेंस से चूँकि सभी परिचित हैं, अब हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। तो इसका बॉटनिकल नेम अगर हम देखें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना यहाँ पर इसका वंश है और ग्रैंडिस जो है इसकी जाति है। बॉटनिकल नेम इसका हो गया टेक्टोना ग्रैंडिस। इस पादप के अगर हम कुल की बात करें तो इस पादप का जो कुल है वो वर्बिनेसी कुल है। वर्बिनेसी कुल में इस पादप को जो है सम्मिलित किया गया है। और उपयोगी पादप भाग आप सभी जानते हैं कि जो इसका तना है वो इसका उपयोगी पादप भाग होता है, क्योंकि तना जो है पूरा वो इसका इमारती काष्ठ का स्रोत होता है, जिसे हम टिम्बर कहते हैं। तो टिम्बर जो है प्राप्त करने के लिए इसका जो तना है पूरा एक पुराने पेड़ का वो काम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो काष्ठ है वो बेहद ही अच्छी मानी जाती है इमारती कार्यों के लिहाज से, इमारती पर्पज के लिहाज से। अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, अर्थात उत्पत्ति और वितरण की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पादप की उत्पत्ति के बारे में। तो अगर हम उत्पत्ति देखें तो सागवान जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का पादप है। दक्षिण पूर्व एशिया, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह एशिया उत्पत्ति का पादप है, अर्थात यहाँ का नेटिव प्लांट है। और एशिया में भी अगर हम देखें तो भारत, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा वो देश माने गए हैं जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है हमारे भारत देश का पादप है, यहाँ का नेटिव प्लांट है, और यहाँ पर लंबे समय से जो है ये एक तरीके से कहें कि इसको काम में लिया जा रहा है। अगर हम वितरण देखें तो वितरण की दृष्टि से देखें तो विश्व में यह जो है भारत, चीन, थाईलैंड, बर्मा, जावा, इंडोनेशिया, इन्हीं देशों में जो है मुख्य रूप से ये पाया जाता है, अर्थात इसको जो है एक तरीके से कृषित भी किया जाता है काष्ठ प्राप्त करने के लिए। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में सागवान के जो वन हैं वो मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है सागवान के वन पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है सागवान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सभी में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि दक्षिणी जो राजस्थान है, साउथ राजस्थान, उसमें सागवान के वन जो है वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको आप आसानी से समझ गए होंगे। इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बता ही दिया गया है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया की में मानी गई है। और वितरण के बारे में आपको बता दिया है। हमने विश्व में इसके वितरण की बात कर ली, भारत में कर ली और राजस्थान में कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं पादप के वानस्पतिक लक्षणों की, कि पादप के जो वानस्पतिक लक्षण हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम पादप को देखें तो सागवान का जो पादप होता है वो, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 25 से 30 मीटर ऊंचाई वाला एक पर्णपाती वृक्ष होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सागवान की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक डेसीडियस ट्री है, पर्णपाती वृक्ष है, जिसमें एक निश्चित समय पर पत्तियां गिर जाती हैं, और लंबाई जैसा कि आपको बताया 25 से 30 मीटर, इससे अधिक हो सकती है। इसका जो तने का व्यास है वो काफ़ी होता है, 2.5 से लेकर के 4 मीटर तक जो है इसके तने का व्यास पाया जाता है। और साथ ही साथ इस पादप की अगर हम उम्र की बात करें तो एक दीर्घायु का वृक्ष होता है। इसकी जो उम्र है वो लगभग 200 वर्ष तक मानी गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सागवान है वो एक दीर्घ आयु का वृक्ष है। और यह जो पादप है इसका जो तना है वो एक मोटी भूरी जो है एक तरीके से चिकनी भूरी छाल से आवृत रहता है। अब अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो होती हैं इसकी वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पत्तियां बड़ी सरल होती हैं, सव्रंत होती हैं, अर्थात उनमें व्रंत पाया जाता है, बड़े पार्न इसमें पाई जाती हैं।
और ये पत्तियां जो होंगी, अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो ये पत्तियां जो हैं दीर्घवृत्तीय आकार की होती हैं, और इनका अरेंजमेंट की बात करें तो ये सम्मुख होती हैं, अर्थात एक दूसरे के सामने पाई जाती हैं पढ़ने। इसके अलावा जो है ये 25 से 40 सेंटीमीटर लंबी और 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी जो है इसमें पर्ण पाई जाती हैं। पुष्प की बात करें तो पुष्प जो है इसमें सफ़ेद रंग के होते हैं और जो कि छोटे होते हैं। पैनिकल पुष्प क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं, और साथ ही साथ सहपत्री होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं, और जायांगधर कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। और जैसा कि आपको बताया कि जो है पैनिकल पुष्प क्रम में या यौगिक असीमाक्षिक पुष्प क्रम में यहाँ पर ये व्यवस्थित रहते हैं। और इस पादप में फल जो पाया जाता है वो 4 कोष्ठीय ड्रुप फल पाया जाता है। यहाँ पर हम आपको इन बॉटनिकल कैरेक्टर्स को प्लांट्स के एक फ़ोटो के माध्यम से भी समझा सकते हैं। देखिए आप, ये हमने जो है यहाँ पर सागवान के देखिए किस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पत्तियाँ हैं वो बड़े आकार की होती हैं और पादप जो है लगभग सीधा होता है, और पत्तियाँ आपको सेवरण दिखाई दे रही हैं, सम्मुख दिखाई दे रही हैं, और पत्तियाँ जो हैं यहाँ पर एंटायर या आच्छिन्न कोर युक्त हैं। तो इस तरीके से ये जो है पादप है हमारा। और देखिए आप इस अगले वाले डायग्राम में आपको इसके फल दिखाई दे रही हैं, जो कि इसमें 4 कोष्ठीय ड्रुप फल लगता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पादप की जो लंबाई है वो काफ़ी होती है। आपको बताया था कि दीर्घायु का ये वृक्ष होता है। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके कल्टीवेशन किस तरीके से करें। तो कल्टीवेशन के लिए या इसकी कृषि करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए किस तरीके की जो है आवश्यकता हमें चाहिए। तो आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो ये जो पादप है वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे के आसपास की जो ऊंचाई है उस पर बहुत अच्छी तरीके से पनपता है, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में। और इसके लिए तापक्रम की अगर बात की जाए तो तापक्रम चाहिए होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा अगर देखें तो 100 से लेकर के 230 सेंटीमीटर तक जो वार्षिक वर्षा है इसकी कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त रहती है। और साथ ही साथ अगर मृदा की बात करें तो दोमट से काली जलोढ़ जो मृदा है वो इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसका जो प्रवर्धन किया जाएगा वो बीजों के माध्यम से किया जाता है, और बीजों के माध्यम से जो है इसको उगा करके उसके पश्चात जो पौधे हैं उनको गड्ढों में रोपित कर दिया जाता है एक निश्चित दूरी पर। तो इस तरीके से जो है जैसा कि आपको हमने डायग्राम में बताया, देखिए आप कि इनको इस तरीके से लाइन से जो है लगा दिया जाता है पौधों को। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से इनकी जो है कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात जो है इनको एक समय की हम बात कर लेते हैं। तो बीजों को जो है अप्रैल मई में पौध जो है इनसे तैयार की जाएगी, और जैसा कि आपको बताया कि पौधों को उचित लंबाई में होने पर स्थानांतरित कर दिया जाता है गड्ढों में। और जब ये 40 से 80 वर्ष की आयु का हो जाएगा तो इनसे जो है वो काष्ठ प्राप्त की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मुख्य बिंदु की, प्रॉपर्टीज ऑफ वुड की, अर्थात काष्ठ के लक्षण की, जो कि यहाँ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जो सागवान है इसका प्रमुख जो प्रयोग है वो काष्ठ के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके काष्ठ के जो लक्षण हैं या प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सागवान की जो काष्ठ है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि सागवान की जो तने से है वो टिम्बर काष्ठ प्राप्त की जाती है। और तने में अगर हम बात करें तो तने के केंद्र में जो है यहाँ पर अंतःकाष्ठ पाई जाएगी, और पर्दी पर जो है रस काष्ठ या सैपवुड पाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो अंदर है वो हार्डवुड होगी। आप डायग्राम में समझ सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर काष्ठ का जो है इसका तने का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम ले रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो काष्ठ है आपको जो कि एक ब्राउन कलर की दिख रही है या हल्का येलो कलर की जो काष्ठ दिख रही है अंदर वाली, इसको हम कहते हैं हार्टवुड या अंतःकाष्ठ। और जो आपको बाहर दिख रही है ये है इसकी सैपवुड या रस्ट काष्ठ। अभी जो केंद्रीय काष्ठ होगी, ये केंद्रीय काष्ठ काफ़ी कठोर और मजबूत होती है, साथ ही साथ ये दीमक के प्रति भी प्रतिरोधी होती है। तो इसीलिए ये जो काष्ठ है वो सबसे काम की होती है, जिसको हम कह रहे हैं हार्टवुड। तो ये हार्टवुड जो है वो सबसे काम की काष्ठ है। और साथ ही साथ जो बाहर जो आपको काष्ठ दिख रही है ये जो है कहलाती है आपकी सैपवुड। हालांकि ये जो है बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती, क्योंकि इसमें दीमकों का प्रभाव और
एक तरह से कमज़ोर भी होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल ये नहीं होती है, लेकिन जो अंदर वाली कास्ट होती है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है और दीमकों के प्रति भी प्रतिरोधी होती है। और एनुअल रिंग्स भी जो है हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एनुअल रिंग्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग मौसम में जो वाहिकाओं के व्यास में अंतर के कारण यहाँ पर एनुअल रिंग्स बन जाते हैं। वार्षिक वलय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वार्षिक वलय आपको इस कास्ट में दिखाई दे रहे हैं। और इसकी जो कास्ट होती है वो छिद्रिल प्रकार की, वलय छिद्रिल प्रकार की या रिंग पोरस टाइप की होती है, जिसमें हमको जो वाहिकाएं हैं वो चौड़ी दिखाई देंगी। साथ ही साथ वाहिकाएं जो हैं वो दोनों मौसमों की चौड़ाई में अलग अलग होती हैं, इसीलिए कास्ट जो है वो रिंग पोरस कहलाती है। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो अंतर वाली कास्ट है वो ये फर्नीचर्स और बिल्डिंग आदि के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। सबसे बढ़िया कास्ट जो है मानी जाती है और बहुत ही चिकनाई लिए हुए और चमकदार जो है ये कास्ट होती है। और वाहिकाएं के बारे में आपको सब कुछ बता ही दिया। और साथ ही साथ ये कास्ट में जो है संदलन की, संपीड़न की अच्छी क्षमता पाई जाती है, काफ़ी ड्यूरेबल होती है, तनन सामर्थ्य भी काफ़ी इसकी बढ़िया होती है। तो ये तो बात हो गई इसकी कास्ट की प्रॉपर्टीज़ की। कास्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात हम जो है इसकी कर चुके हैं। और कास्ट को जो है प्राप्त करने के लिए आप सभी जानते ही हैं कि पेड़ को जो है काटा जाता है और इसकी जो कास्ट है वो प्राप्त की जाती है और इसको धूप में भी सुखा करके इसकी बाकायदा जब इसमें पानी की नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो इसको काम में हम ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आगे की। तो आगे हम देखें तो यूज ऑफ टीक की बात कर लें कि क्या उपयोग हैं सागवान और उसकी कास्ट के। तो सागवान के अगर हम उपयोग देखें तो सागवान की कास्ट जो है आपको देख सकते हैं कि भवन निर्माण, फर्नीचर, खिलौने, प्लाईवुड आदि निर्माण में काम आती है। इसके अलावा जहाज है, नाव, रेल के डिब्बे, स्लीपर्स आदि के निर्माण में काम आती है। खिड़की, दरवाजे, हारमोनियम, पियानो आदि जैसे वाद्य उपकरण हैं उनको बनाने के काम में आती है। इसके अलावा फाइबर बोर्ड निर्माण में काम आती है। इसकी जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों से हम रंजक भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके जो फलों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके कास्ट के आसवन से जो है तेल प्राप्त किया जाता है जो कि स्किन डिजीज में काफ़ी लाभदायक रहता है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती हैं जो कि चौड़ी होती हैं तो ये छप्पर के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं और इसके फलों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो ये जो है सारे के सारे हमने उपयोग पढ़ लिए हैं। और यहाँ पर आपको मैं कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक फ़ोटोग्राफ लिया है जो कि आपको दिखा रहा है कि यहाँ जो सागवान की कास्ट है वो कितनी अच्छी मानी जाती है। चमकदार और चिकनी कास्ट होती है और आपको पहले ही बताया कि इस कास्ट को वायु संशोधित कर लिया जाता है, एयर सीजनेड कर लिया जाता है, जिससे कि कास्ट जो है एक तरीके से सूखने के पश्चात बहुत ही अच्छी पॉलिश से जब हम कर देते हैं तो बहुत अच्छी चमकदार टिकाऊ प्रकार की कास्ट जो है ये होती है और ड्यूरेबल भी जो है काफ़ी अच्छी होती है। देखिए आप किस तरीके से चमकदार फर्नीचर बनाने के काम में, बर्तन बनाने के काम में लिया जाता है। और इसके अलावा जैसा कि आपको बताया मैंने, खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सियाँ, सोफ़े, अलमारी और बढ़िया किस्म का जो फर्नीचर है वो इसी कास्ट से प्राप्त जो है हम करते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें आपने अध्ययन किया था सागवान या टेक्टोना के बारे में और जिसका बॉटनिकल नेम था टेक्टोना ग्रैंडिस और वर्बिनेसी कुल का यह पादप था। और आप सभी ने इस क्लास को देखा और साथ में उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से सागवान के बारे में समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें